हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? यूनिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आज विद्यासागर सामान्य ज्ञान के जो अध्याय वाइज क्वेश्चन करने के लिए कहा गया था उसको शुरू करते हैं। तो मौर्य समाज के कुछ क्वेश्चन को देखे थे, तो उसके आगे आज जो है देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक के माता का नाम शुभद्रागी था। शुभद्रागी यानी धर्मा भी कहा जाता था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग को विजय किसने और कब किया था? कलिंग को किसने जीता था? तो अशोक ने जीता था। 261 ईस्वी पूर्व में जीता था। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के पश्चात अशोक ने सदा के लिए युद्ध को त्यागने की घोषणा की? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सदा के लिए युद्ध को त्यागने की घोषणा किया, क्योंकि इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ था और इस नरसंहार से अशोक का जो मन है वो द्रवित हो गया था, पिघल गया था। तो इसलिए उसने कहा किया दोस्तों, हमेशा के लिए युद्ध छोड़ने का फैसला लिया। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के पश्चात जो है अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन, कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? तो अशोक को जो बौद्ध धर्म में दीक्षा है वो उपगुप्त ने दिया था, जो एक बौद्ध भिक्षुक थे। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक जो है शैव धर्म का अनुयायी था। 48 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संगति कहाँ और किस शासनकाल में हुआ था? तो तीसरी जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु 4 गुफाओं का निर्माण किस स्थान पर कराया था? तो अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बिहार के गया जिला में बराबर की पहाड़ियों पर जो है 4 गुफा बनवाया था। 50 नंबर है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारहूत का स्तूप किसने बनवाया था? भारहूत का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। 52 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की थी और क्यों? धर्म महापात्रों की नियुक्ति जो है अशोक ने किया था, और उनका कर्तव्य था कि धर्म का प्रचार करना और लोगों के बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट करना, यही अशोक का जो है मेन मकसद था। 53 नंबर क्वेश्चन है कि 4 सिंहों के शीर्ष का स्तंभ अशोक ने कहाँ बनवाया था? तो 4 सिंहों के शीर्ष का स्तंभ जो है अशोक ने सारनाथ में बनवाया था। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का धम्म क्या है? तो धम्म संस्कृत शब्द की प्राकृतिक रूप है, जिसे अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है। अशोक का धम्म क्या है? तो अशोक का धम्म जो है, ये धम्म जो है संस्कृत शब्द का है, और इसे अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर के, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। कहाँ भेजा दोस्तों? श्रीलंका में भेजा था। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें, आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि अशोक ने अपने पुत्र, तो हो गया है। 56 नंबर है कि अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है? तो अशोक के जो इतिहास है उसकी संपूर्ण जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि अपने धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किस साधन का उपयोग किया था? तो अपने धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने शिलाओं पर, स्तंभों पर कुछ लेख लिखवाए थे, और इस तरह जो है अशोक अपने धर्म का प्रचार किए थे। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, कि अशोक के अभिलेखों का प्रमुख रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है?
तो अशोक के जो अभिलेख है उसको 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख में बांटा गया है। अशोक के जो अभिलेख है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। 59 नंबर है क्वेश्चन की अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में, ख्रोष्टी लिपि में, ग्रीक में, अरमाइक में लिखा गया था। 60 नंबर क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान से किस लिपि का अभिलेख मिली है। तो अफगानिस्तान से जो है ग्रीक एवं अरमाइक लिपि अभिलेख मिली हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख कितने हैं, इन्हें पढ़ने में सर्वप्रथम किसे सफलता मिली। तो अशोक के जो है 14 अभिलेख है। कितने हैं दोस्तों? 14 अभिलेख है और इसको सर्वप्रथम पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी 1837 ईस्वी में। कब दोस्तों? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के जो द्वारा शिलालेख लिखवाए गए थे उनको पढ़ने में सफलता मिली और ये 14 अभिलेख थे। आगे देखेंगे दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर है शिलालेख। तो शिलालेख जो है 8 जगहों पर है और उसमें किस किस चीज़ का वर्णन किया गया है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो पहला शिलालेख है शाहबाजगढ़ी। कौन सा है दोस्तों? शाहबाजगढ़ी। ये आज के डेट में पेशावर यानी पाकिस्तान में पड़ता है और इस शाहबाजगढ़ी शिलालेख पर पशुवध निषेध एवं निंदा का वर्णन किया गया है। यानी कहने का मतलब कि उसमें लिखा गया है कि पशुवध मना है और उसकी निंदा भी किया गया है कि पशु को मारना गलत बात है। दूसरा है शिलालेख मानसेहरा और ये हजारा में है जो पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें ये बात कही गई है कि पशु और मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 3 नंबर है गिरनार। गिरनार जो है जूनागढ़ काठियावाड़ में है। कहाँ पे दोस्तों? गिरनार जूनागढ़ काठियावाड़ में है और काठियावाड़ जो है गुजरात में पड़ता है और इसमें जो है जो धर्म के धार्मिक नियम है इस चीज़ को उल्लेख किया गया है गिरनार शिलालेख में। चौथा है इसका धौली। यह जो है पुरी जिला में पड़ता है और पुरी जिला जो है उड़ीसा में है। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा में है। इसमें धर्म से संबंधित कुछ बचे हुए नियम को उल्लेख किया गया है। 5वां नियम शिलालेख है कालसी जो देहरादून में पड़ता है और छत्तीसगढ़ की कैपिटल भी है देहरादून। तो इसमें जो है धर्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। जो धर्म से संबंधित रिलेटेड होते हैं व्यक्ति उनको नियुक्ति कैसे किया गया जाता है उस चीज़ के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। 6 नंबर है जौगढ़। जौगढ़ जो है गंजाम में है। कहाँ पर दोस्तों? गंजाम पड़ता है आंध्र प्रदेश में और जौगढ़ में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। यानी उसमें ये लिखा गया है कि अपनी जो इंद्रिया है उसको कैसे नियंत्रण में करेंगे इस चीज़ को बारे में बताया गया है। 7 नंबर है सोपारा। सोपारा जो है थाने यानी महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमें अशोक के तीर्थयात्राओं का उल्लेख किया गया है। 8 नंबर है एरागुडी जो कुरनूल में पड़ता है और ये कुरनूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसमें अशोक के तीर्थयात्रा का वर्णन किया गया है। अगला कर रहा है क्वेश्चन नंबर 62 की अशोक के 9वें से 14वें शिलालेख में किन विषयों का वर्णन है। अशोक के 9वें से 14वें शिलालेख में किन विषयों का उल्लेख है। तो 9वें शिलालेख में सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है कि आदमी को सच्चा होना चाहिए, उनका शिष्टाचार जो अच्छा होना चाहिए, इस टाइप का जो है 9वें शिलालेख में कहा गया है। 10वें शिलालेख में राजा तथा पदाधिकारी को हर समय प्रजा के हित में सोचने का उल्लेख है। 10वें में ये कहा गया है कि राजा तथा जो भी राजा के हित में अधिकारी है उन सभी को प्रजा के बारे में सोचने का उल्लेख किया गया है। 11वें शिलालेख में धर्म विजय का विशेषता का वर्णन है। 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के समान रूप से करने का उल्लेख है, मैंने सभी धर्म को अच्छे से मानने का बारे में ये कहा गया है 12वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन है और वहीं से जो है अशोक के हृदय परिवर्तन होता है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने को प्रेरित किए हैं। ठीक ना? तो इस तरह से जो है इनके 14 शिलालेख हुए। 8 पहले ऊपर देखे और ये
उसके बाद से 14 तक यहाँ देखें हम लोग। 63 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के इस लघु शिलालेख में कौन सी जानकारी मिलती है। तो जो अशोक के लघु शिलालेख है उस शिलालेख के माध्यम से हमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए कौन कौन से हैं लघु शिलालेख उसको देखते हैं। लघु शिलालेख की संख्या टोटल 13 है और ये निम्नलिखित स्थानों पर पाया गया है। पहला है मास्की और ये जो है रायचूर में यानी आंध्र प्रदेश में पाया गया है। भ्रभु बैराट ये जयपुर पाया गया है। एरागुडी जो कुरनूल है आंध्र प्रदेश में पाया गया है। ब्रह्मागिरी कर्नाटक में पाया गया है। सिद्धपुर कर्नाटक में पाया गया है। सासाराम बिहार में है। गुर्जरा दतिया में है। दोस्तों इसको एक दो बार देखेंगे तो ये जो है हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए फिर रिपीट कर देता हूँ। मास्की जो है रायचूर में है। भ्रभु बैराट यानी जयपुर में है और एरागुडी करनूल में है आंध्र प्रदेश। ब्रह्मागिरी कर्नाटक में है। सिद्धपुर कर्नाटक में है। सासाराम बिहार में है। गुर्जरा दतिया में है मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 8वां जो है इसमें गोबी मठ जो है मैसूर में है। मैसूर कर्नाटक में है। अहरौरा मिर्ज़ापुर में है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रूपनाथ जबलपुर में है मध्य प्रदेश पड़ता है। राजूल मंडीगिरी कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। जटिंग रामेश्वर ब्रह्मागिरी के पास कर्नाटक में है। पालकी गुंडू मैसूर कर्नाटका में है। इसको भी मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। गोबी मठ जो है मैसूर में है। अहरौरा मिर्ज़ापुर में है। रूपनाथ जबलपुर में है। राजूल मंडलगिरी कुरनूल में है। जटिंग रामेश्वर ब्रह्मागिरी के पास है। पालकी गुड्डू मैसूर कर्नाटका में है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं और किन स्थानों पर पाए गए हैं। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। कितने हैं दोस्तों 7 है और ये भारत के अलग अलग 6 स्थानों में प्राप्त हुआ है। तो इनके जो नीचे विवरण दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। पहला तोपरा स्तंभ लेख है जो हरियाणा के अंबाला जिला के तोपरा में 2 स्तंभ लेख मिले हैं। ये तोपरा कहाँ है हरियाणा के अंबाला जिले में है। मेरठ स्तंभ लेख कहाँ है उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में है। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में है। रामपुरवा चंपारण बिहार में है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं दोस्तों। तोपरा जो स्तंभ लेख है वो हरियाणा के अंबाला जिला में है। मेरठ स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में है। रामपुरवा चंपारण बिहार में है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर कि स्तंभ लेख में किस प्रकार का वर्णन मिलता है। तो अशोक के जितने भी स्तंभ लेख है उसमें धर्म प्रचार के बारे में मिलता है और धर्म प्रचार के जो साधन है उपाय है उसके बारे में जो है स्तंभ लेख में जानकारी प्राप्त हुआ है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि लघु स्तंभ लेख में किस प्रकार की जानकारी मिलती है। प्रमुख लघु स्तंभ लेखों का संख्या कितनी है। तो लघु जो स्तंभ है उसमें राजकीय घोषणाओं का विवरण मिलता है और इसके कुछ स्थान से प्राप्त हुए हैं तो उसके बारे में जो है वर्णन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला जो है लघु स्तंभ लेख सारनाथ से मिला है जो वाराणसी में है। कहाँ पे दोस्तों वाराणसी में है उत्तर प्रदेश में। दूसरा मेरठ में है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तीसरा कौशाम्बी में है जो कौशाम्बी इलाहाबाद में है। चौथा रुमिनदेई जो नेपाल की तराई में है। पांचवा निगलीवा जो निगाली सागर नेपाल में पड़ता है। छठा रानी का स्तंभ लेख जो इलाहाबाद के किले में है। फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला सारनाथ जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में मिला है। दूसरा का मेरठ में मिला है जो उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है। रुमिनदेई नेपाल की तराई में है। निगलीवा ये भी नेपाल में है। रानी का स्तंभ लेख ये इलाहाबाद के किले में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक के गुहा लेखा किस स्थान पर पाया गया है। तो यह लेख जो है बिहार के निकट बराबर की पहाड़ियों में पाया गया है
और इन गुफाओं में जो है अशोक ने आजीविकों को दान दे दिया था। ये जो गुफा अशोक ने बनवाए थे वो आजीवक संप्रदाय थे, उनको रहने के लिए गुफा को अशोक ने दे दिया था। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य कितने राज्यों में बटा था। तो मौर्य साम्राज्य जो है 5 राज्यों में बटा था। पहला उत्तरपथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला जो आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। उत्तरपथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग इसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और मध्य देश यानी प्राची इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज मगध की प्राची भी कहा जाता है। और पाटलिपुत्र जो है ये केंद्रीय प्रशासन की राजधानी थी। पाटलिपुत्र क्या थी दोस्तों? केंद्रीय प्रशासन की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का था। तो मौर्य साम्राज्य के जो केंद्रीय प्रशासन था वो सारी शक्ति राजा के पास हुआ करती थी और उससे कुछ पास वैधानिक, कार्यकारी, न्यायिक और सैनिक मामलों के पूरा अधिकार भी हुआ करता था। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सम्राट का सहायता के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। मौर्य काल में जो सम्राट की सहायता होता था वो किस प्रकार होता था। तो सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 18 मंत्री होते थे। मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज को 18 मंत्रियों में प्रमुख स्थान दिया गया था। 18 जो मंत्री होते थे उन मंत्री में मंत्री जो को, पुरोहित को, सेनापति को, युवराज को जो है विशेष स्थान दिया गया था। इसी प्रकार प्रशासन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 18 विभागों की स्थापना की गई थी, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। क्या कहते थे दोस्तों? तीर्थ कहा जाता था। जो 18 मंत्रियों का विभाग बनाया गया था उसे हम लोग तीर्थ कहा जाता था। और प्रत्येक विभाग का प्रधान अमात्य कहलाता था। जितने भी विभाग था उसके जो प्रधान होते थे उसको क्या बोलते थे? अमात्य कहा जाता था। 72 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन परिषद में कौन कौन से पद होते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होते थे मंत्री। ये जो है शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी अर्थात प्रधानमंत्री होता था, जो महत्वपूर्ण विषयों पर राजा को परामर्श देता था। दूसरा है पुरोहित, जो राजा को परामर्श देने वाला होता है। तीसरा होता है सेनापति, सेना का संगठन तथा युद्ध का प्रबंधन करने वाले को क्या बोलते थे दोस्तों? सेनापति कहा जाता था। 4 नंबर है कि युवराज, राजा को प्रत्येक कार्य में सहायता देने वाले को युवराज कहा जाता था। समाहर्ता, कर एकत्रित करने वाले को क्या कहते थे दोस्तों? समाहर्ता कहते। जो कर एकत्रित करता था उसको समाहर्ता कहा जाता था। सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष होते थे। सन्निधाता क्या होते थे दोस्तों? कोषाध्यक्ष होते थे। व्यावहारिक न्यायाधीश होते थे। दंडपाल पुलिस का प्रधान अधिकारी होते थे। पौर राजधानी का शासक होते थे। पौर किसे कहते थे दोस्तों? राजधानी के शासक हुआ करते थे। 10 नंबर है अंतवर्षिक, अंतपुर का रक्षक होते थे। प्रदेष्टा नैतिक अपराधों का प्रमुख न्यायाधीश होते थे। नायक नगर का प्रमुख अधिकारी होते थे। प्रशासता पुलिस विभाग के अध्यक्ष होते थे। दुर्गपाल किले का रक्षक होते थे। कर्मांतिक कारखाने का अधिकारी अथवा उद्योग मंत्री होते थे। कर्मांतिक कारखाने का अधिकारी अथवा उद्योग मंत्री होते थे। अंतःपाल देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले को अंतःपाल कहते हैं। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद के जो प्रधान होते थे उनको मंत्री परिषदाध्यक्ष कहते थे। आटविक जंगल विभाग का अध्यक्ष होते थे, उसको आटविक कहते थे। फिर एक बार देखो दोस्तों, पुनर्विजन करते हैं। मंत्री उसे बोलते हैं जो शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी प्रधानमंत्री होते थे। पुरोहित उसे कहते थे जो राजा को परामर्श देता था। सेनापति सेना का संगठन एवं युद्ध का प्रबंधन करने वाला होते थे। 4 नंबर है युवराज, युवराज राजा को प्रत्येक कार्य में सहायता देने वाले को युवराज कहते हैं। समाहर्ता कर एकत्रित करने वाले को समाहर्ता कहते हैं। सन्निधाता कोषाध्यक्ष को, व्यवहारिक न्यायाधीश को, दंडपाल पुलिस का प्रधान अधिकारी को कहा जाता था। 9 नंबर है दोस्तों पौर। पौर जो है राजधानी का शासक होता थे। अंतवर्षिक अंतःपुर का रक्षक। प्रदेष्टा
नैतिक अपराधों का प्रमुख न्यायाधीश, नायक, नगर का प्रमुख अधिकारी, प्रशासता, पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता है, दुर्गपाल किले का रक्षक होता है, कर्मांतिक कारखानों का अधिकारी अथवा उद्योग मंत्री, अंतःपाल देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला, मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का प्रधान, आटविक मतलब जंगल विभाग का अध्यक्ष को ही कहा जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य शासन काल में आम जनता की भाषा क्या थी? तो मौर्य शासन काल में आम जनता की भाषा पाली है। 74 नंबर है कि मौर्य शासन काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो मौर्य शासन काल में लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। 75 नंबर है कि मौर्य शासन काल में कृषक अपनी उपज से कितना भाग कर के रूप में देते थे? तो 1/4 जो है कर के रूप में राजा को देते थे किसान। मौर्य समाज शासन काल में पाटलिपुत्र के अधिकतर भवन किस चीज के बने हुए थे? तो मौर्य शासन काल में पाटलिपुत्र के अधिकतर जो भवन थे वो लकड़ी के बने थे। मौर्य काल, अगला है कि मौर्य काल में कौन सा सिक्का प्रचलित था और किस चीज का बना था? तो जो मौर्य काल में सिक्का था वो किस चीज का बना था? तो पर्ण चांदी का बना था। किसका? तो पर्ण और चांदी का बना था। नेक्स्ट है कि अशोक ने मगध पर कब से कब शासन किया? तो अशोक ने 273 ईस्वी से 232 ईस्वी तक शासन किया। और दोस्तों ये थोड़ा छींक आ गया, रोक नहीं पाए, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन था? तो सम्राट अशोक। अशोक ने मगध पर शासन कब से कब किया था दोस्तों? 273 से लेकर 232 ईस्वी तक। और सबसे प्रतापी राजा मौर्य साम्राज्य का यही थे, अशोक। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य काल में ऊनी वस्त्र के उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो कश्मीर में था। मौर्य काल में ऊनी वस्त्र के उत्पादन का मुख्य केंद्र कश्मीर था। 81 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश शासन कब समाप्त हुआ? तो मौर्य वंश का शासन जो है 185 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 83 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के बाद बौद्ध धर्म का ह्रास का कारण क्या था? तो अशोक के बाद जो है बौद्ध धर्म का ह्रास का कारण यही था कि जो बौद्ध भिक्षुक थे उनमें अनैतिक गुणों की वृद्धि होने लगी, इसलिए उसका ह्रास होने लगा, मतलब कमी होने लगा, यानी लोग बौद्ध धर्म से दूर होने लगे। 84 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश की नींव पड़ी? तो शुंग वंश की नींव पड़ी। किस वंश की दोस्तों? शुंग वंश की नींव पड़ी थी। अगला है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य साम्राज्य में मंत्री था। शुंग साम्राज्य की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया, जो मौर्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री के पोस्ट पर था। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।